नमस्कार दोस्तों, 7 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेके। ये जो नॉर्ड अभी के लिए देखिए, यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, रशिया के ऊपर बहुत प्रकार के सैंक्शंस लग गए हैं। तो इस बीच में एक जो टॉपिक है, ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन डायरेक्ट इंटरेस्ट के लिए है, किसके लिए? रशिया के लिए और जर्मनी के लिए। जो कंट्रीज को नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से सीधे सीधे नुकसान है, उसमें नंबर 1 पे आती है यूएसए, क्योंकि यूएस से जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, गैस एक्सपोर्ट्स हैं, वो कम हो जाएंगे। दूसरा, यूक्रेन जैसी कंट्रीज को बहुत नुकसान है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के थ्रू, क्योंकि पहले क्या था कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 और पोलैंड जैसी कंट्रीज के थ्रू ये पाइपलाइन क्रॉस होती थी और रशिया वाली गैस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचती थी, स्पेसिफिकली जर्मनी में पहुंचनी थी, क्योंकि जर्मनी एक बहुत हेवीली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, उसकी गैस की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब से नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बनी, बताइए कौन से ओशन के नीचे बनी है, तो इससे क्या हुआ कि यूक्रेन के ऊपर जो डिपेंडेंस थी ट्रांजिट के लिए इस गैस की फॉर रशिया एंड जर्मनी, वो खत्म हो जाएगी और रशिया डायरेक्टली समुद्र के रास्ते जर्मनी में ये गैस बेच देगा। तो जब से ये ओवरऑल वॉर शुरू हुआ है, तब से यूएस और यूक्रेन एक प्रकार का प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इस पाइपलाइन को बंद कर दो। इस पाइपलाइन को बंद करने में नुकसान मॉस्को का है और जर्मनी का भी है। अब जर्मनी अभी के लिए तो शांत है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये पाइपलाइन जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वाड के रिस्पेक्ट में यहां पे बातचीत होगी। क्वाड की मीटिंग हुई और क्वाड की मीटिंग में 3 कंट्रीज, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये बड़ा परेशान है कि इंडिया यहां पे रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि देखिए, कोई भी वेस्टर्न कंट्री, कोई भी डेवलप्ड कंट्री, कोई भी मल्टीलेटरल ग्रुपिंग का जो ग्रुप है, वो इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता। इंडिया एक सोवरेन ग्रुप है, इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस खुद लेता है। तो हमारे ऊपर ये फोर्स नहीं किया जा सकता है कि हम किस वॉर में किसका सपोर्ट करें, किसका सपोर्ट ना करें, न्यूट्रल रहें ना रहें, ये हमारा खुद का डिसीजन है। लेकिन अगर आने वाले समय में रशिया बहुत सारे वॉर क्राइम्स करता है, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन कह सकते हैं कि वायलेशन करता है, तो उस केस में इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा रशिया को अपोज करने के लिए। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। फिर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस चल रहे हैं। मैं इस आर्टिकल को अलग से डिस्कस करने वाला नहीं हूं। यहाँ पे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तो बीजेपी अपने खुद के मतलब वेलफेयर प्रोग्राम्स अनाउंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी उनसे एक स्टेप आगे जाके वेलफेयर प्रोग्राम्स अनाउंस कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो ये उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का आखिरी फेज शुरू हो रहा है। वोटिंग का 7th और लास्ट फेज 7 मार्च को शुरू हो रहा है। 10 मार्च को इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप कह सकते हो एक हाईली कंटेस्टेड स्टेट है। वो तो यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते इसकी कैंपेनिंग थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन डेफिनेटली रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूपी की जिन फैमिलीज के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको भारत सरकार वापस छुड़ा के लाएगी। इस एजेंडा को भी इस्तेमाल किया है इलेक्शन कैंपेनिंग में सरकार ने, ऐसे यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। कोई बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए अलग से इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि भाई, अफगानिस्तान में जो तालिबान है और ये जो चाइना के रिश्ते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अभी रिसेंटली एक किताब लिखी गई। किताब का नाम है कॉमरेड्स एंड मुल्ला, चाइना अफगानिस्तान एंड द न्यू एशियन जियोपॉलिटिक्स। तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स दिए गए, 1-2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस आर्टिकल में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है कि ये जो भारतीय स्टूडेंट्स बाकी देशों में जाके पढ़ते हैं, इससे बाकी देशों की इकोनॉमी को तो पुश मिलता ही मिलता है, प्लस इंडिया को भी फायदा है। कैसे फायदा है इंडिया को? इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया भर में बढ़ती है। ये स्टूडेंट्स जो बाकी देश में जाके सीखते हैं, वो टेक्नोलॉजी और वो स्किल सेट इंडिया के अंदर आता है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने फॉरेन में जाके अमेजोन में बहुत कुछ सीखा और उसको लाके इंडिया में उन्होंने फ्लिपकार्ट बनाई। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जब बाहर जाके पढ़ते हैं तो वहां से पैसा अपने घर वापस भेजते हैं। तो ओवरऑल काफी फायदे हैं इन स्टूडेंट्स के बाहर जाके पढ़ने में। हालांकि इनको अपोज भी किया जाता है इंडिया के अंदर, फायदे ज्यादा हैं। तो इस यूक्रेन वॉर के अंदर इन्हीं स्टूडेंट्स को पूरी कोशिश कर रही है अपनी सरकार वापस लाने की, और ये बहुत जरूरी भी है। ये हर सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस बीच में 2 स्टूडेंट्स की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। एक व्यू पॉइंट दिया गया है इस स्टूडेंट इकोसिस्टम पे कि भाई, हमारे देश के लोग बाहर के देशों में जाके पढ़ते हैं, हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है काफी हालात खराब है। यूक्रेन क्राइसिस के साथ साथ एक और जगह हमारे स्टूडेंट्स वल्नरेबल नजर आए हैं। कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी वहां पे बैंक्रप्सी फाइल कर दी, उनके पैसे वगैरह वहां पे फंस गए हैं। इस रिस्पेक्ट में एक अच्छा व्यू पॉइंट दिया हुआ है, एक अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। और केरला में जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसको लेके एक आर्टिकल है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। कांग्रेस की अलाई रही है ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेंटर में,
और केरला की सरकार में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की एलाई रही है। तो क्या बताया जा रहा है इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग काफी न्यूज में रही है पिछले कुछ 1-2 सालों में। तो एक एक करके आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेटर क्विजीनेस, इंडिया कैन नॉट बी फोर्स्ड टू पिक अ साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट बट रशिया कुड टेस्ट इट्स रिजॉल्व्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, ज्वाइन बटन से काफी मदद मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड की एक मीटिंग हुई, इसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, ये आपको पता ही है। और ऑब्वियस सी बात है, अभी कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मीट करेगा तो एक ही चीज के ऊपर बातचीत होगी और वो है रशिया यूक्रेन का वॉर। तो रशिया यूक्रेन के वॉर के ऊपर यहाँ पे बातचीत हुई, इंडो पैसिफिक में टेरिटोरियल और मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सेस की बातचीत हुई। और बाद में इस बातचीत के बाद जब ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के आया तो चारों नेशंस ने बोला कि हम चाहते हैं कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक हो, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सारी स्टेट्स की रिस्पेक्ट की जाए, मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोएर्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। लेकिन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स वेरी कर रहे थे। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का यहाँ पे जो क्वाड मीटिंग के बाद स्टेटमेंट निकल के आया, वो स्टेटमेंट सीधे सीधे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज कर रहा था। ये कह रहा था कि रशिया ने ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव किया है यूक्रेन के अगेंस्ट, यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बॉम्बिंग कर रहा था, उसको सीधे सीधे क्रिटिसाइज किया है यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। इंडिया ने क्रिटिसाइजमेंट नहीं किया। इन कंट्रीज ने तो क्रेमलिन के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर, रशिया के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सैंक्शंस तक लगाए, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इंडिया ने अपने इंडिविजुअल स्टेटमेंट में यह बोला है कि यूक्रेन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको हम मदद पहुंचाएंगे, उनके लिए हम सप्लाईज पहुंचाएंगे। तो नो डाउट इंडिया भी यूक्रेन रशिया क्राइसिस के ऊपर अपनी टिप्पणी दे रही है, लेकिन रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने में इंडिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया यहां पे एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टांस लेके आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए देखोगे कि अभी 3 रेजोल्यूशंस जो हुए हैं रशिया को कंडेम करने वाले, इंडिया ने वहां से कर लिया एब्सटेन। तो कुल मिला के यहां पे अब देखिए, यूएस और जापान ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और बहुत हद तक जापान यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जापान में यूएस की बहुत चलती है। ऑस्ट्रेलिया एक कोने में है, तो ऑस्ट्रेलिया के देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा एडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया के इमीडिएट नेबरहुड में दुश्मन नहीं है। इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड में खतरनाक कंट्रीज आ रखी हैं, पाकिस्तान और चाइना जैसी। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया को अपनी जियोपॉलिटिक्स पे पहले ध्यान देना है, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर पहले ध्यान देना है, और हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए रशिया के साथ रिश्ते रखना, अच्छे रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और सरकार उसी प्रोपोर्शन में रशिया के अगेंस्ट कोई भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट नहीं दे रही है। ये बात यहां पे बताई जा रही है, और ये क्वाड के स्टेटमेंट में साफ साफ पता चल गया। अब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज का गुस्सा बढ़ रहा है इंडिया के ऊपर। यूएस के डिप्लोमेट्स पहले ही बोल चुके हैं कि हम बहुत कोशिश कर चुके हैं इंडिया का स्टेटमेंट रशिया के ऊपर बदलने की, बट हम नहीं बदल पा रहे हैं। ओके, अगर बात की जाए रशिया की, तो नो डाउट रशिया के एक्शंस को इंडिया अभी ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। रशिया का वॉर यूक्रेन के ऊपर और इंटेंस हो रहा है, और धीरे धीरे करके अगर रशिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, वॉर क्राइम्स करता है, जो कि पूरी चांसेस हो सकते हैं। भाई 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स रशिया के मारे जा चुके हैं, ऐसा यूक्रेन बोल रहा है, ठीक है ना। रशिया सीधे सीधे इस बात को रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है। 10,000 चलो एक बड़ा नंबर ही मान लो, तो 7 से 8,000 सोल्जर्स अब तक रशिया के मर चुके हैं, यूक्रेन के भी मरे होंगे। ये बहुत ही गंदा फिगर है। अब इस बीच में दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बिल्कुल खुन्नसाई है, रशिया वर्सेस यूक्रेन। तो इस बीच में कुछ वॉर क्राइम्स और कुछ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रशिया यूक्रेन की जमीन पे कर दे, इसके बहुत चांसेस हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर रशिया वायलेट करता है जेनेवा कन्वेंशन को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, बाकी ग्लोबली एक्सेप्टेड ट्रीटीज को, तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि आप कौन से बिना पर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म में इंडिया को एलिनेट या आइसोलेट करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि क्वाड और यूएसए अभी के लिए ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंडिया को एलिनेट करें, क्योंकि जो राइजिंग हेगेमॉन है चाइना, यूएस को भी पता है कि रशिया से बड़ी प्रॉब्लम यूएस के लिए इस समय पे चाइना है, और अगर चाइना को कंटेन करना है तो इंडिया को नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अगर कोई एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को टक्कर दे सकती है ट्रेड में, इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस में, तो वो इंडिया है। अब इस बीच में इंडिया ने $5.43 बिलियन का रशिया से
S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदा है। इस बात को लेके इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूएसए से हमें काटसा सैंक्शंस वेवर मिल जाए। अब रशिया के एग्रेसिव एक्शंस के बीच में वेवर मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पता नहीं, बट एलएसी के क्राइसिस को देखते हुए इंडिया ने डिलीवरी लेनी शुरू कर दी है S-400 की। आगे भी हम लेंगे ही लेंगे, सैंक्शंस लगाएं चाहे ना लगाएं। हालांकि हमारे डिप्लोमेट्स बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारे डिप्लोमेट्स पूरी तरीके से हमें वेवर दिलाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी आगे किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स प्ले करती है। ठीक है भाई, फिर अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये जो यूपी पोल वाला आर्टिकल है, ये अलग से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपके साथ, इसके बारे में मैंने शुरू में हल्की फुल्की जानकारी आपको दे दी थी। अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेरी एंड रिलेक्टेंट एम्ब्रेस। यहां पे चाइना ने तालिबान के साथ जो अपने रिश्ते स्थापित करने की कोशिश की उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे आपको चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरदर के साथ यहां पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था तब चाइना अपनी पॉलिसीज को अफगानिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा था। चूंकि चाइना का एक छोटा सा लैंड बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, वखान कॉरिडोर के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना का अपने इमीडिएट नेबरहुड में ओवरऑल ये अफगान मिलिटेंट्स के होने से एक सिक्योरिटी इशू उठता है, और उस सिक्योरिटी इशू को एड्रेस करने के लिए सीधे सीधे चाइना ने अफगानिस्तान के साथ इंगेज किया है अपनी रीजनल स्टेबिलिटी को स्थापित करने के लिए, खासकर इन द कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिकन विड्रॉवल। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स कैप्चर की गई हैं। एक तरफ वांग ई खड़े हैं जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और दूसरी तरफ खड़े हुए अफगानिस्तान में तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ठीक है ना भाई। वैसे तो चाइना और अफगानी अथॉरिटी में तालिबानी अथॉरिटी बोलना चाहिए, अफगानी अथॉरिटी तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड सरकार नहीं है तालिबान अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की सरकार कब की गिर चुकी है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फोटो मैंने अभी आपको दिखाई जो कि हिंदू में छपी हुई है, ये 28 जुलाई 2021 की फोटो है। तियानजिन नाम का शहर है, बीजिंग से लगभग 1 घंटे की दूरी पे। यहाँ पे वांग यी और बरादर दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मिलकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चाइना ने आप कह सकते हो पहली बार यहां पे तालिबान के किसी ऑफिशियल को होस्ट किया था। अफगानिस्तान के अंदर हो सकता है कि कुछ कंट्रीज को, चाइना जैसी कंट्रीज ने तो बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि अमेरिकन विड्रॉल यहां पे होगा, जो कि अमेरिका बहुत लंबे समय से एक जंग लड़ रहा था। अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा इस जंग का फायदा था नहीं, तो चाइनीज ने पहले इस बात को भांप लिया था कि अमेरिका आने वाले समय में अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगा। और चूंकि अफगानिस्तान चाइना के इमीडिएट नेबरहुड में है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी अफगानिस्तान बहुत जरूरी है, इसलिए चाइना ने तालिबान की तरफ हाथ उठाए। ठीक है भाई। अब ओवरऑल यहां पे अगर आप देखो तो चाइना के अफगानिस्तान के अंदर काफी सारे स्टेक्स हैं। ओवरऑल चाइना के अफगानिस्तान से काफी अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है ना। और 28 जुलाई 2021 को ये जो मीटिंग हुई ना तियानजिन में चाइना और तालिबानी अथॉरिटीज के बीच में, उस समय पे काफी हद तक अफगानिस्तान के अंदर की जो टाइट्स थी वो प्रो तालिबान थी। धीरे धीरे करके एक एक शहर जो कि अफगानी सरकार के हाथ में था वो तालिबान के हाथ में जा रहा था। यूएस फोर्सेस धीरे धीरे करके अपने आप को विड्रॉ कर रही थी। कुछ दिनों बाद यह पता चला कि जो बगराम एयरफील्ड नाम का एयरबेस है यूएस का अफगानिस्तान के अंदर, यूएस ने उस एयरबेस को छोड़ दिया है और वो एयरबेस भी अब किसके पास चला गया, अफगानी फोर्सेस को दे दिया। अफगान कमांडर्स तक को पूरी तरीके से बताया भी नहीं यूएस फोर्सेस ने कि हम छोड़ के यहां से निकल रहे हैं, वो पहले ही वहां से निकलने की तैयारी कर चुके थे। तो इस पूरे पेरिलस स्टेट ऑफ फ्लक्स में जब यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है, तालिबान की फोर्सेस जीत रही हैं, उस समय पे चाइना सीधे सीधे एक स्टेटमेंट दे रहा था कि अफगानिस्तान के फ्यूचर में नो डाउट तालिबान ही डोमिनेंट होने वाला है, इसलिए हम तालिबान के साथ अपने रिश्ते यहां पे बढ़ा रहे हैं। और सीधे देखिए, वांग और बरादर की जब यहां पे बातचीत हुई तो चाइना ने अफगानिस्तान से बोला कि हम अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की इज्जत करते हैं। हम अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। हालांकि चाइना हर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, ये हमको भी पता है। कुछ कुछ यूएस जो पहले कर रहा था, चाइना अब करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान भी यहाँ पे ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी ढूंढ रहा था, इसलिए तालिबान ने भी ओपनली बोला कि भाई देखिए, हम ओवरऑल चाइना के अंदर कोई भी टेररिस्ट स्ट्राइक नहीं करवाएंगे, चाइना को डिस्टेबलाइज करने वाले किसी भी ग्रुप को हम पनाह नहीं देंगे। स्पेसिफिकली यहां पे चाइना के लिए एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चाइना के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आ सकता है। तो वांग यी ने इनडायरेक्टली तालिबान से ये नेगोशिएशन किया होगा, चाइना ने इनडायरेक्टली तालिबान से ये नेगोशिएशन किया होगा कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ग्रुप को आप अपनी कंट्री के अंदर पनाह नहीं देंगे। लेकिन अफगान टेरिटरी, आप सोचो,
अफगानिस्तान बेस्ड तालिबान को लंबे समय तक पाकिस्तान ने अपने बलूचिस्तान प्रोविंस में पनाह दी है। आज की डेट में तहरीके तालिबान के बहुत सारे कैडर्स अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर के जो रूलर्स हैं वो बहुत लंबे समय तक चाइना बेस्ड टेरर ग्रुप्स और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज कितना भी अफगानिस्तान के साथ बायलैटरली इंगेज कर लें, लॉन्ग टर्म में अफगानिस्तान का ये जो तालिबान है वो कितना रिलायबल होगा पीस एंड सिक्योरिटी को लेके, ये हम नहीं कह सकते। और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को तो बहुत ढंग से समझ में आने वाला है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके इंडिया के अगेंस्ट टेरर अटैक्स लॉन्च करना चाहती है। उनको ये नहीं पता कि टेरर अटैक्स उनकी कंट्रीज में भी आ सकते हैं। तहरीके तालिबान जो कि इस समय पर पाकिस्तान में एक्टिव है, उसका एक्टिव सपोर्ट बेस है अफगानिस्तान के अंदर। फिर भाई चाइनीज नागरिक यहां पे क्या सोचते हैं? चाइनीज नागरिक जब तालिबान के बाद सोचते हैं तो ऑब्वियसली बात है, तालिबान का जो पहला राज है 1990s का, जब बमियान बुद्धास को तोड़ दिया गया, पब्लिक एग्जीक्यूशंस हुए, तो उस समय पे किसी भी प्रकार के इस्लामिस्ट ग्रुप जो कि बहुत एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जैसे कि उस समय पे अफगानिस्तान में हो रहा था, उसके प्रति चाइना के अंदर एक रोष सा आया और जिनजियांग वगैरह में मुस्लिमों के अगेंस्ट चाइना में काफी अत्याचार हुए हैं। अब ये अलग बात है कि चाइना में मुस्लिम्स के अगेंस्ट इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट कोई ओपन स्टेटमेंट तालिबान या पाकिस्तान की तरफ से नहीं आता है। और वहीं पे कश्मीर के मुद्दे को लेके ये पाकिस्तान हर जगह जाके चिल्लाता रहता है। अच्छा, चाइनीज मीडिया ने यहाँ पे प्रोपोगेंडा भी तगड़ा फैलाया है। जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जीत रहा था तो उसको चाइना के लिए एक विन बताया चाइनीज मीडिया ने, और अमेरिका के लिए एक ह्यूमिलिएशन बताया। और सबसे खास बात तो ये थी कि चाइना के अंदर एक ऐसी वॉइस निकल के आई, जैसे 1949 में माओ जेडोंग ने चाइना के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज स्थापित किया था। कुछ कुछ हद तक इस प्रकार से तालिबान को भी अफगानिस्तान के अंदर दिखाया जा रहा है। माओ कम्युनिस्ट रेबल्स की विक्ट्री हुई थी 1949 में और इनको चाइनीज नेशनलिस्ट बोला गया। तो उसी प्रकार से चाइना के अंदर की कुछ आवाजें ये बोल रही हैं कि भाई ये जो तालिबान जीता है अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान को इस समय पे माओ जेडोंग से कंपेयर किया जा रहा है। और इस व्यू पॉइंट को प्रोपोगेट कर रहे हैं वांग येई नाम के प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशंस के रेनमिन यूनिवर्सिटी में, बीजिंग में। इनका ये बोलना है कि जिस प्रकार से माओ जेडोंग ने चाइना की स्थापना की थी, सीपीसी को पावर में लेके आए थे 1949 में, कुछ उसी प्रकार का यहाँ पे तालिबान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है। और सबसे खास बात यहां पे ये बोल दी इन्होंने, चाइनीज स्कॉलर ने, कि जो तालिबानी है वो माओ जेडोंग के थॉट प्रोसेस को ज्यादा पढ़ रहे हैं, कुरान को कम पढ़ रहे हैं। अब सोचिए, इस प्रकार का स्टेट प्रोपेगेंडा यहां पे चाइना फैला रहा है, जो कि बिल्कुल ही फर्जी प्रोपेगेंडा है। ठीक है ना भाई? चाइना यहां पे तालिबान के साथ रिश्ते स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और लंबे समय से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पोस्ट 2014 के पीरियड में अगर आप देखोगे तो 2015 में चाइना ने तालिबान रिप्रेजेंटेटिव और अफगानी सरकार के बीच में बातचीत करवाई। कहां पे? उरुमकी नाम की जगह पे इस बातचीत को ब्रोकर किया था पाकिस्तान ने। फिर तालिबान के एक डेलीगेशन को एक साल बाद 2016 में मोहम्मद अब्बास टैनकजाई, जो कि इंडिया की एक प्रीमियर डिफेंस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, आईएमए से, वो गए कहां पे? बीजिंग। और बीजिंग में उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ तालिबान चाइनीज सरकार से बातचीत की। तो चाइना लंबे समय से तालिबान के साथ इंगेज कर रहा था, अफगानी सरकार के साथ भी इंगेज कर रहा था। चाइना का यह प्लान रहा होगा कि जो भी जीतेगा उसके साथ तो हमारे रिश्ते रहेंगे ही। इंडिया ने ओपनली तालिबान के साथ उतना इंगेज कभी नहीं किया। चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि अफगानिस्तान बॉर्डर्स के थ्रू जिनजियांग में इंस्टेबिलिटी ना आए। हालांकि यहां पे चाइना के अंदर कुछ ऐसी भी आवाजें हैं जो कि चाइनीज सरकार को वार्निंग दे रही है। क्या वार्निंग दे रही है? देखिए, चाइनीज सरकार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है और इस बीच में चाइनी कंपनीज और चाइनी कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक हुए हैं। तो अगर आप देखो तो 9 चाइनीज वर्कर और 4 पाकिस्तानी वर्कर जुलाई में एक बॉम्ब अटैक में मारे गए दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास पाकिस्तान के अंदर। फिर अगर आप देखोगे तो उसके 1 महीने बाद एक मोटरकेड जो कि चाइनीज वर्कर्स को लेके जा रहा था ईस्ट बेस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ग्वादर में, वहां पे भी एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक हुआ, लोगों की मौत हुई। तो कुल मिला के चाइना ये जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चला रहा है, इसके ऊपर लगातार टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। ये इस चीज को क्लियर कट दिखाता है कि भाई ये जो चाइनीज प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के अंदर कितने सेफ और सिक्योर है, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। और पाकिस्तान तो फिर भी अफगानिस्तान के कंपैरिजन में बोलूंगा ज्यादा स्टेबल है। तो अफगानिस्तान के अंदर कल की डेट में अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चाइना लॉन्च करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो उसकी प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी सेफ्टी होगी,
इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो चाइना अभी अपनी जो चेस्ट थंपिंग कर रहा है कि हमने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करके सब कुछ अच्छा कर लिया और आगे आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फैलाएंगे, ये हो पाएगा ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, और ये कुछ चाइनीज स्कॉलर्स ने सीधे सीधे पॉइंट आउट किया है चाइना की सरकार को। नेक्स्ट आर्टिकल है द IUML मैनी वरीज। यहां पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात हो रही है। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात की जाए तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टीज के साथ कोलिशन में रह चुके हैं। जब कांग्रेस की सरकार यूपीए की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की केंद्र में पावर में थी तो उसका कोलिशन पार्टनर थी ये IUML। उसके बाद से देखोगे अभी की जो रूलिंग CPI मार्क्सिस्ट की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पिनराई विजयन साहब की, आप कह सकते हो कि इनके साथ भी पहले कोलिशन में रहे, अभी के लिए तो कोलिशन में नहीं है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कि ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है ये 2021 के केरला लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जीत जाएगी। हालांकि बहरहाल यहाँ पे ये जीत गए। अभी के लिए IUML में बहुत सारे फ्लक्सेस चल रहे हैं। IUML की जो ट्रेडिशनल पावर बेस रहा है वो पावर बेस टूट रहा है। वो पावर बेस किस बेसिस पे टूट रहा है तो देखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की एक बड़ी स्ट्रांग पकड़ है मालापुरम के इलाके में। यहां पे मुस्लिम कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स में काफी आगे रहे हैं, लेकिन अगर अब देखा जाए तो इनकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही। क्यों कम हो रही? क्योंकि पहली बात तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फैक्शंस के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि ये बहुत ज्यादा मेल सेंट्रिक है, फीमेल सेंट्रिक नहीं है। फीमेल लीडर्स को यहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। तो मतलब पैटर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट रहा है इस पार्टी के एलिट्स का। एक तो इल्जाम इनके ऊपर ये लगाया गया है, ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, ये पहले किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा है वहां से बता रहा हूं। दूसरा, बहुत सारी छोटी छोटी मुस्लिम पार्टीज यहां पे उभर रही। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को एक मुस्लिम पार्टी समझा जाता है, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी जो कि मुस्लिम्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, लेकिन अब ये अकेली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज आ रही जैसे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, और ये पार्टीज भी मुस्लिम कैंडिडेट्स और हिंदू वोटर्स के बीच में फेमस है। तो इसीलिए IUML का जो ट्रेडिशनल बेस है वो यहां पे थोड़ा कमजोर हो रहा है। प्लस यहां पे अगर आप देखोगे तो एक संस्था केरला जेमइयातुल उलामा, ये एक सुन्नी बॉडी है जो कि पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती थी, लेकिन अब अक्सर करी जो संस्था नाम की जो बॉडी है इसकी IUML के साथ झड़प होती देखी गई है। इनके बीच के जो रिश्ते हैं वो उतने स्टेबल नहीं रहे। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि IUML का जो हमेशा से ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस रहा है वो कहीं ना कहीं यहां पे कमजोर हो रहा है। और IUML के एक बड़े इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटर थे जिनका नाम था KT जलील। अब KT जलील ने IUML को छोड़ दिया और ये एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर बन गए। और जब KT जलील ने यहाँ पे IUML को छोड़ दिया उसके बाद KT जलील ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जो IUML के अगेंस्ट थे। जैसे IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है पेकी कुनहाली कुट्टी, इनके अगेंस्ट कुछ उल्टी सीधी बात कर दी यहाँ पे KT जलील साहब ने। इन्होंने बोला कि ये जो AR नगर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक है मलापुरम में जिसको IUML चलाता है, इसमें 1021 करोड़ रुपए का कुछ घपला टाइप का हुआ। एक बड़े करप्शन का इल्जाम यहाँ पे IUML के जनरल सेक्रेटरी के ऊपर लगा दिया किसने? KT जलील साहब ने। और ये इल्जाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया क्योंकि KT जलील साहब पहले IUML के अंदर थे। हालांकि जब ये इल्जामबाजी यहां पे शुरू हुई तो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट प्ले में आ गई। उन्होंने बोला कि मिस्टर KT जलील साहब को इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। फिर मिस्टर KT जलील, मिस्टर कुनहली कुट्टी और कोई NRI बिजनेस है मलापुरम में, इनके बीच में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग को ब्रोकर किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सेंट्रल कमेटी मेंबर TM थॉमस ने, और ओवरऑल बीच में एक प्रकार की मांडवली यहां पे कराने की कोशिश की गई है। तो मांडवली यहां पे जरूर हुई है, बट नो डाउट एक बात तो यहां पे क्लियर कट देखने को मिल रही है कि IUML का जो ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस था वो टूट रहा है। पहली बात तो यहां पे जेंडर सुपीरियरिटी के चलते कि मेल को ज्यादा चांस मिलता है, फीमेल्स को कम चांस मिलता है। छोटी छोटी माइनर मुस्लिम पार्टीज यहां पे उभर के आ रही हैं, और ये जो IUML है ये अंदर से टूट रहा है। हालांकि CPIM यहां पे IUML के साथ कुछ मांडवली करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखो IUML के अंदर एक और फैक्शन बहुत डोमिनेंट है और वो है पानाकाड़ फैमिली। पानाकाड़ फैमिली की IUML में काफी चलती है और पानाकाड़ फैमिली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से बिल्कुल नहीं बनती है। तो आगे आने वाले समय में IUML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन करने की कोशिश करेगी तो ये पानाकाड़ फैमिली यहां पे रोड़ा डालेगी। तो कुल मिला के IUML स्टेट की पॉलिटिक्स में आगे आने वाले समय में कितना रेलेवेंट रहेगी ये बातें बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। अगर देखा जाए तो IUML चौथी सबसे बड़ी पार्टी है केरला के अंदर।
केरला के अंदर कौन कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, फिर एक कांग्रेस है, बीजेपी, चौथे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी है आईयूएमएल। आईयूएमएल को यहां पे अपने अगर ट्रेडिशनल पावर बेस वापस पाना है तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ कंसोलिडेट करना पड़ेगा, समस्था नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ बना के चलनी पड़ेगी। ये जो इस्लामिक कम्युनिज्म कर रहे हैं इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामिक कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स अगर आप करोगे तो बाकी धर्म के वोट आपको मिलेंगे नहीं, तो आप जीत नहीं पाओगे। और क्रिश्चियन नायर कम्युनिटीज के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने पड़ेंगे। क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम की डिबेट केरला में बहुत डोमिनेंट रही है पिछले कुछ महीनों में, 1-2 सालों में, तो उस इशू को भी यहां पे इनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ठीक है भाई, फिर अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। और भी कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करने, पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। A safety net for students abroad. Agreements that oblige host country to ensure the welfare of Indian students during classes should be given importance. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। बहुत सालों से देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब हो, अमर्त्य सेन हो, मनमोहन सिंह हो। इंडियंस हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए बाहर जाते हैं। पैंडेमिक के बाद से भी देखा गया है, देखिए वैसे तो देखा जाए तो पैंडेमिक से पहले लगभग 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स थे जो बाहर पढ़ रहे थे, और फॉरेन इकोनॉमीज में वो $24 बिलियन दे रहे हैं। इंडिया की जीडीपी का 1% ये स्टूडेंट्स बाहर की इकोनॉमी में जाके खर्च कर रहे हैं। उसका ऑब्वियस रीजन है क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी हायर एजुकेशन में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है क्वालिटी की, तो ये स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ते हैं। मेरा भी मूड आया था कि एक बार मैं फॉरेन से कोई एमबीए कर लूं, लेकिन जब मैंने फॉरेन के एमबीए कॉलेजेस की फीस देखी, एलबीएस और हार्वर्ड की, तो पता चला कि भैया 1-1.5 करोड़ तो ऐसे ही जेब से निकल जाएंगे। तो जो मेरा थोड़ा बहुत जोश था बाहर जाके पढ़ने का उतर गया। बहुत हाई फीसेस थी भैया। मैंने कहा इंडिया में नौकरी करो, ज़्यादा ठीक है। हालांकि बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर, लोन लेके, जो भी उनके फादर्स की सर सेविंग्स है उसको खर्च करके पढ़ने बाहर जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो 7.5 लाख बच्चे पैंडेमिक से पहले इंडिया के बाहर पढ़ रहे थे, एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर 18 लाख हो जाएगा 2024 तक। और इस क्वांटम के हिसाब से ये लोग लगभग इंडिया के बाहर $80 बिलियन खत्म करेंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो नो डाउट फॉरेन में जाके जो इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं इनका क्वांटम बढ़ने वाला है, और इंडियंस की जो रिक्वायरमेंट है फॉरेन एजुकेशन की ये बढ़ने वाली है। अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया की आधी आबादी 25 साल से नीचे की है, और इंडिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 की है नहीं। तो यह बहुत नेचुरल है कि इंडियंस देश के बाहर पढ़ना जाएंगे, और इंडियन सरकार और इंडियन एलिट्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। हमारी सुषमा स्वराज जी जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने वो इंडियंस जो कि इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं उनको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने वो इंडियंस जो कि यूके के अंदर जाके पढ़ते हैं उनको लिविंग ब्रिज बोला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच का। तो नो डाउट इंडिया के जो पॉलिटिशियंस और बाहर के देशों के डेवलप्ड कंट्रीज के जो रीजन पॉलिटिशियंस हैं वो ये मानते हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जो इंडियन बच्चे इंडिया के बाहर जा रहे हैं और उनके देश में पढ़ रहे हैं, वो एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट के लिए, उनकी कंट्री के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और दोनों कंट्रीज के लिंक के लिए भी। सुंदर पिचई और सत्य नदेला का नाम तो हम जानते हैं। यूएस की तो बात ही छोड़ दो, यूएस तो एक ऐसा गढ़ है ना दोस्तों, मतलब यूएस एक अपॉर्चुनिटी का समुंदर है। यूएस एक ऐसी कंट्री की जहां पे सच में आपके पास अगर काबिलियत है, स्किल है, तो आप वहां पे आगे बढ़ जाओगे। दैट्स वाई बहुत सारे लोग यूएस भागना चाहते हैं। यूएस वगैरह के वीजा वगैरह भी थोड़ा कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाते हैं। यूके में वीजा वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। पढ़ने के लिए तो आपको यूके में वीजा मिल जाएगा, नौकरी करने के लिए जल्दी आपको यूके में वीजा नहीं मिलेगा, बट यूएस में आपको नौकरी करने के लिए वीजा आसानी से मिल जाता है। बहरहाल वो एक अलग बात है। अच्छा एक चीज, अगर इंडिया से बाहर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक रिफ्ट है कि यार हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है, हमारे यहाँ के टैलेंटेड लोग बाहर की जाके इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सब बातें तो देखो हम सुनते रहते हैं, लेकिन नो डाउट इसके फायदे भी हैं। पहली बात तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है इन कंट्रीज में वो बढ़ती है। दूसरी बात भाई नॉलेज ट्रांसफर, इन कंट्रीज में काम करके हमारे स्टूडेंट्स कुछ सीखते हैं और फिर उस नॉलेज को इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सालों तक फॉरेन में जाके काम किया और वहां पे अपनी सीखी हुई एक्सपर्टाइज के बेसिस पे उन्होंने इंडिया के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किए और इंडिया की ग्रोथ करी, पैसा वगैरह कमाया। और प्लस ये लोग जो कि बाहर जाके काम कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर बहुत सारे रेमिटेंसेस भेजते हैं, बहुत सारा पैसा भेजते हैं, ठीक है, और जिससे इंडिया की इकोनॉमी को भी पुश मिलता है। अब इस बीच में 20,000 इंडियन बच्चे यूक्रेन में बचे हुए थे। यूनियन गवर्नमेंट, राज्य की सरकारें, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि NISAU ये पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इन इंडियन स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को इंडिया के अंदर वापस लाया जाए। कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री जो थोड़ा बहुत भी मॉरल बेस एक्सरसाइज करती है, इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की कि वापस लेके आया जाए। इस बीच में अनफॉर्चुनेट न्यूज ये थी कि 2 इंडियन स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई, एक की शेलिंग में और दूसरे को स्ट्रोक आ गया। हालांकि अगर आप ये देखो तो
यूक्रेन तो एक वायलेंट क्राइसिस है, इससे बड़ा एक पचड़ा अभी कनाडा में हुआ है। कनाडा में 2000 इंडियन बच्चों के कॉलेजेस को अब्रप्टली बंद कर दिया और ये इंडियन बच्चे अभी के लिए कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाखों की तादाद में इनसे फीस ले ली गई है और इनके कॉलेजेस ने बोल दिया कि वो बैंकरप्ट है। तो पहली बात तो इन स्टूडेंट्स का वहां पे पैसा फंस गया है, और पैसा फंसने के बाद उनका वीजा कितने लंबे तक समय तक चलेगा, कनाडा के बाकी कॉलेजेस में इनको एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसा कुछ साल पहले यूके में भी हुआ था जब कुछ कॉलेजेस एकदम से बंद हो गए थे। तो बोगस किस्म के कॉलेजेस चल रहे थे कनाडा के अंदर और इन कॉलेजेस ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे उनकी डिग्री भी फंस गई, उनका पैसा भी फंस गया है, वो बीच में लटक रहे हैं कि करें तो करें क्या। क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कुछ प्लान्स होते हैं कि हाँ भाई 2-3 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर नौकरी वगैरह ढूंढेंगे। अभी कॉलेज ही बंद हो गया तो डिग्री कहाँ से कंप्लीट होगी। तो इसके चलते हजारों की तादाद में जो लोगों मतलब जो बच्चों का कैरियर था वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। अच्छा, ये तो बात हुई कनाडा की, यूक्रेन की। एक और क्राइसिस हुई थी पैंडेमिक के बाद ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाके पढ़ते हैं, लेकिन जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि जो लोग इंडिया में हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, ऑस्ट्रेलिया आने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप देखो तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इवेंट्स के चलते जो इंडिया के बच्चे हैं जो कि बाहर के देशों में जाके पढ़ना पसंद करते हैं, उनको किसी ना किसी क्वांटम में प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट इंडियन स्टूडेंट्स एक बड़ी तादाद में हमेशा बाहर जाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। दुनिया भर में अगर किसी कंट्री के बच्चे सबसे ज्यादा अपने देश से बाहर जाके पढ़ते हैं तो उसमें नंबर 1 पे आता है चाइना और नंबर 2 पे आता है इंडिया। तो इस कंटेक्स्ट में इंडियन स्टूडेंट्स जो कि इंडिया से बाहर जाके पढ़ते हैं, इनका नंबर हमेशा बढ़ने वाला है। तो इनको एक प्रॉपर इकोसिस्टम देना, इनको प्रॉपर सिक्योरिटी देना, इनके लिए बेस्ट नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आना, हायर एजुकेशन अब्रॉड जब ये परस्यू कर रहे हो तो इनको प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दिया ऑथर ने। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोगों की बहुत अच्छी नौकरियां लग जाती हैं, वो अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में बच्चों के साथ गलत भी हो जाता है, जैसे कि कनाडा में रिसेंटली बच्चों के साथ गलत हुआ, यूक्रेन में रिसेंटली बच्चों के साथ गलत हुआ। यूक्रेन में जो बच्चे अपनी पढ़ाई परस्यू कर रहे थे वो कितने लंबे समय तक पढ़ाई चल पाएगी, कितनी परस्यू हो पाएगी, अभी इसके बारे में क्लियर नहीं है। तो ऐसे केसेस में इन बच्चों के लिए एक प्रकार का इंश्योरेंस मैकेनिज्म होने चाहिए कि कल की डेट में अगर कुछ गलत हो जाता है, इनके सामने किसी प्रकार की घटना हो जाती है, तो इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाना चाहिए भारत की सरकार के द्वारा और उन सरकारों के द्वारा जहां पे ये जाके पढ़ रहे हैं। अगर यूके की बात की जाए तो यूके हर साल $28.8 बिलियन का रेवेन्यू बढ़ाता है उन बच्चों से जो कि दूसरे देश के हैं और यूके के अंदर आके पढ़ रहे हैं। जो बच्चे इंडिया से बाहर जाके दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके पास घर में इतना पैसा नहीं रखा है कि वो खर्च कर पाए, वो एक्सपेंसिव लोन लेते हैं इंस्टीट्यूशन नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज से और अपनी एजुकेशन को फाइनेंस करते हैं। तो कुछ तो हिट मार जाएंगे, नौकरी ले जाएंगे, आप सर्वाइव कर जाएंगे। जो नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, किसी वजह से फंस जा रहे हैं, उनको प्रॉपर इंश्योरेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा और उन देशों की सरकार के द्वारा जहां पे वो जाके पढ़ रहे हैं। तो ये था ओवरऑल इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव। एक लेक्चर यहाँ पे बचा हुआ है, एक आर्टिकल यहाँ पे बचा हुआ है, इन सैंक्शंस बाय नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉसहेयर। इसको मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, इस आर्टिकल में 10 से 15 मिनट जाएंगे, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक दिया हो। आई होप आपको इस प्रकार के लेक्चर से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जरूर जाना। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।